हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास रसायन फर्स्ट, रसायन विज्ञान भाग 1। हमने आके केवल रसायन लिख रखा है, रसायन विज्ञान नहीं लिखा है। ठीक, क्लास 12 कक्षा 12 पाठ 3 विद्युत रसायन। वैद्युत रसायन हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे, यही पाठ है हमारा। और इसके अंदर जो विषय है अपना, जिस पर हमें चर्चा करनी है अपने इस क्लास में, वो विषय है कोलराउस नियम। ठीक है, कोलराउस नियम क्या होता है जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो कोलराउस नियम को समझने से पहले हमें एक बात और समझना होगा कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का मतलब जिनको पानी में घोलने पर वो अपने आयन में टूट जाते हैं। धनायन और ऋणायन में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, उनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये विद्युत अपघट्य जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब तक आप विद्युत अपघट्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक कोलराउस नियम भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोलराउस नियम को डिस्कस या समझने से पहले हम विद्युत अपघट्य पर बात करेंगे। ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य हैं, वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्य स्टूडेंट वो होते हैं जो पानी में घोलने पर अपने आयन में टूट जाते हैं, उनको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, अगर यहां पर हम एक उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो हमारे पास में है NaCl। यदि इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयन में जो है टूट जाएगा। क्या देगा? Na+ और Cl- आयन देगा। इस प्रकार आपने देखा ये दो आयन में जो है टूट गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, क्योंकि पानी में घोलने पर ये अपने आयन में टूट गया। ठीक, हमने यहां प्लस लिखा है, प्लस H2O। इसको आप अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहां लिख देंगे NaCl, यहां आप एक्वस भी लिख सकते हैं। एक्वस का मतलब हमने इसको पानी में मिला दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसके साथ वाटर को ऐड करके भी दिखा सकते हैं कि आपने इसको पानी में घोल दिया। जब आपने इसको पानी में घोल दिया तो ये Na+ है और Cl- में टूट गया। तो इस प्रकार जो अपने आयन में यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो जो अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाता है उसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है। तो वैद्युत अपघट्य जो है स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो ये दो प्रकार का है, एक है प्रबल, दूसरा होता है दुर्बल। ओके, एक होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो पानी में घोलने पर पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह अपने आयन में टूट जाते हैं, उनको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका यदि हम उदाहरण ले लें तो इसका उदाहरण होगा HCl। इसको आपने सपोज दैट पानी में घोल दिया तो ये बनाएगा H+, मतलब ऐसे H3O+ बनाएगा और बनाएगा Cl-। ठीक है, मतलब वाटर तो वाटर के रूप में ही है, यहां से H+ आयन अलग हो गया। बात समझ रहे हैं आप? ये कैसे बनेगा? जब ये H+ आयन वाटर के संपर्क में आएगा, मतलब इसमें से H+ आयन निकलेगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो जब वाटर के संपर्क में H+ आयन आएगा, हम जानते हैं कि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उस पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन को H+ को दे देगा। जब H+ को दे देगा तो बना लेगा OH
H और यहां पर एक H और आ जाएगा, इस प्रकार इस पर एक प्लस आवेश आ जाएगा। प्लस आवेश किस लिए आएगा? क्योंकि ये अपना अनाबंधी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है H प्लस आयन को, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया उसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। ये प्लस आवेश आ गया। अभी दो हाइड्रोजन थे, इसके जुड़ जाने के बाद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो H3O प्लस बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा ये H3O प्लस बन गया। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो फाइनली हमने क्या देखा? ये जो है H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, और कैसे टूट रहा है? पूरी तरह से टूट रहा है, ठीक है ना, कंप्लीटली जो है टूट रहा है पूरी तरह से। तो जो वैद्युत अपघट्य पानी में घोलने पर पूरी तरह अपने आयन में टूट जाते हैं उनको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे HCl था, इसके अलावा NaCl होता है, KCl है, NaOH, ठीक है, Na2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है ना, KOH हो गया आदि। ये कुछ हमने उदाहरण लिख दिया जो हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। अब बात करेंगे हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वे वैद्युत अपघट्य जो पानी में घोलने पर पूरी तरह आयनित नहीं होते, पूरी तरह अपने आयन में नहीं टूटते, थोड़ा बहुत अपने आयन में टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। तो आप जानते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अब एसिटिक अम्ल को हम पानी में जब घोलेंगे तो क्या देगा? ये दे देगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहां जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब ये थोड़ी बहुत टूट रहा है, पूरी तरह से पानी में घोलने पर नहीं टूट रहा है। जो इसका विलयन बनेगा पानी में घोलने पर उसमें ये वाला कण भी होगा, मतलब CH3COOH भी होगा, उसमें CH3COO माइनस भी होगा, H प्लस आयन भी होंगे, ये सभी होंगे। इसका मतलब क्या रहा कि जब ये भी है विलयन के अंदर तो मतलब ये पूरी तरह आयनित नहीं हुआ। अगर ये पूरी तरह अपने आयन में टूट गया होता तो ये वाला कण या ये वाला अणु जो है विलयन में मौजूद नहीं होता। हमें उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, कोलराउस नियम पर। तो कोलराउस नियम असल में इन्हीं के आयोनाइजेशन मतलब कह सकते हैं आयनित होने की क्षमता पर निर्भर करता है, कि मतलब इसमें ये आयनित हो रहा है पूरी तरह और ये पूरी तरह आयनित नहीं हो रहा है। तो इनके आयनित होने वाली बात पर कोलराउस नियम क्या करता है? निर्भर करता है। तो हम कोलराउस नियम को देख लेते हैं कि क्या होता है ये। ओके, कोलराउस नियम। तो कोलराउस नियम जो है क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए, तो आपको हम बता दें स्टूडेंट्स कि जो कोलराउस नियम है ये क्या कहता है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता किस पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उनके द्वारा बनाए गए आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। बात समझ गए?
अच्छा, यहां पर आपको हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि आपने ओस्टवाल्ड तनुता का नियम पढ़ा होगा क्लास 11th में, कक्षा 11 में। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे आप विलयन की सांद्रता घटाते जाएंगे वैसे वैसे जो वैद्युत अपघट्य है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। सांद्रता घटाने का मतलब तनुता का बढ़ना। तनुता जितनी ज्यादा होती चली जाएगी विलयन की, उसमें विलेय किए जाने वाले वैद्युत अपघट्य, कौन सा वैद्युत अपघट्य? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो वियोजन की मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो कोलराउस ये कहता है कि अगर आप सांद्रता घटाते जाओ, ठीक है, सांद्रता घटाते जाओ और तनुता बढ़ाते जाओ तो वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 बढ़ती जाएगी। तो आप घटाते घटाते सांद्रता या फिर तनुता बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट पर ले जाओ। तो जब आप इनफाइनाइट पर लेके चले जाएंगे तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत। अनंत तनुता पर दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब तनुता अनंत नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर तनुता होगी, तो वहां पर दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य का व्यवहार अलग अलग होगा। लेकिन जब तनुता अनंत कर देंगे आप, अनंत तन हो जाएगा वो विलयन, तो वहां पर जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और जो आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इन दोनों का व्यवहार कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। अच्छा, हम कोलराउस नियम को किस लिए देख रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? हम ये बातें कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें, आपने पहले ही पढ़ा है। जैसे हमने यहाँ पर दो अक्ष बना लिया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पर हम मोलर चालकता दिखाएंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे सांद्रता। हमने एक ग्राफ बनाया मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में। ये है हमारा 0 पॉइंट। अगर आप यहां जाएंगे ऊपर तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और अगर आप इधर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगा, इधर आएंगे तो सांद्रता क्या होगी? विलयन की घटेगी। ठीक है, तो विलयन की जो मोलर चालकता है, उस विलयन की मोलर चालकता जो है उसके अंदर मौजूद वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता भी बदलेगी। मतलब अगर हम सांद्रता को बदलेंगे विलयन की, तो मोलर उस विलयन की मोलर चालकता भी क्या होगी? बदल जाएगी। तो किस प्रकार बदलेगी, उसी को याद दिलाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। हमारे पास में कितने प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं? अभी आपने देखा 2 प्रकार के। जैसे मान लो आपने यहाँ KCl ले लिया, तो KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है, पूरी तरह आयनित हो जाता है। जब पूरी तरह आयनित होगा तो इसके विलयन की सांद्रता क्या करो आप? घटाने लग जाओ, और इसकी जो तनुता है वो बढ़ाइए। तो आप इधर आएंगे तो तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। इधर आने पर तनुता बढ़ेगी, उधर जाने पर सांद्रता बढ़ेगी। तो इस सांद्रता पर मोलर चालकता आप देख रहे हैं, ये है, ये मोलर चालकता है। इस सांद्रता पर आप देख रहे हैं मोलर चालकता ये है, इस सांद्रता पर आप देख रहे हैं मोलर चालकता ये है, इस सांद्रता पर आप देख रहे हैं मोलर चालकता ये है। बात समझ गए ना आपको? तो यहां पर आपने देखा कि जिस तरह से हम सांद्रता घटा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ने के साथ साथ जो मोलर चालकता है विलयन की वो बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए इस प्रकार, इन बिंदुओं को मिलाते हुए। तो यहां तक खींचा हमने। अब डॉटेड लाइन से अगर इसको और आगे खींच देंगे तो कहीं किसी बिंदु पर, इस अक्ष के किसी बिंदु पर ये लाइन क्रॉस कर देगी। जहां पर ये क्रॉस कर देगी वहीं पर KCl विलयन की लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? सीमांत मोलर चालकता आ जाएगी, जिसको हम 0 से दिखाएंगे। और ये आ गया m, लैम्डा m एट 0 कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये होता है शून्य सांद्रता। भाई जब आप सांद्रता को घटाते घटाते शून्य कर देंगे तभी तो लिमिट आएगी। लिमिट का मतलब तभी इसका सीमांत मोलर चालकता हमें ज्ञात होगी।
तो जो केसीएल विलयन है स्टूडेंट्स, इस विलयन की सांद्रता जब हम शून्य कर देंगे तो हमें विलयन की सीमांत मोलर चालकता मिल जाएगी, जिसको हम इससे दर्शाते हैं। अब वहीं पर यदि हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लें तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य में होता यह है कि हमें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें लिमिट मिल गई, उसी तरह से दुर्बल वाले में लिमिट नहीं मिलती। मान लीजिए आपने यहां लिया CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH आपने ये लिया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके होता है। ठीक, मतलब इस सांद्रता पर मोलर चालकता यहां कहीं आएगी, इस सांद्रता पर यहां आएगी, इस सांद्रता पर यहां आएगी, इसके बाद ये स्थिर हो जाता है, ये पैरेलल हो जाती है लाइन। मतलब इसका ग्राफ जब ऐसे जाएगा तो ये जो कर्व है, ये कर्व यहां आकर के वैसे वर्टिकल हो जाता है। तो अब कितना भी आगे ले जाएंगे इस लाइन को, y अक्ष को, ये कर्व क्रॉस नहीं करेगा कहीं पे। इसका मतलब जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसके विलयन की सीमांत मोलर चालकता हमें यहां प्राप्त नहीं हो रही है। ये एक समस्या थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए कोलराउस नाम के एक वैज्ञानिक ने काम किया और उसने बताया कि इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, कौन सी सीमांत मोलर चालकता, उसको हम कैसे ज्ञात करें। तो ही बात हम यहां डिस्कस करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इतनी बातें जानने के बाद अब आप जब जो है आप कोलराउस नियम पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, मतलब कोलराउस नियम समझ में आएगा। अगर बिना ये सब बताए आपको हम डायरेक्ट कोलराउस नियम पढ़ाते तो आप समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए वीडियो को आगे पीछे भगा भगा करके मत देखिएगा, जैसा हमने पढ़ाया है सीरियल वाइज एक एक पॉइंट आप नोटिस करिए, देखिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कोलराउस नियम, हम यहां सिर्फ नियम लिख रहे हैं। नियम में क्या लिखेंगे? इस नियम में हम ये लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत उल्टा लिख दिया हमने, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके द्वारा त्यागे गए आयन में कौन कौन से आयन होंगे? धनायन और ऋणायन। त्यागे गए आयन बल्कि इसको आयनों लिख दीजिए। त्यागे गए आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक, ये परिभाषा है कोलराउस के नियम की।
अब इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लो कि आपके पास में एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य Ha है। जब इसको हम आयनित करेंगे तो क्या बनाएगा, ये रिवर्सिबल एरो, यहां रिवर्सिबल एरो होगी। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए रिवर्सिबल एरो, रिवर्सिबल का मतलब हिंदी में क्या होता है, उत्क्रमणीय तीर। एरो मतलब क्या होता है, तीर। उत्क्रमणीय तीर से इसको हम दिखाते हैं, ठीक है ना, आगे भी पीछे भी। तो Ha का मतलब होगा H प्लस A माइनस। तो इसके लिए अनंत तलता पर, इनफाइनाइट का मतलब अनंत को किससे दिखाते हैं, इंफिनिटी से दिखाते हैं। हमने इससे दिखा दिया। किसकी, Ha की। मतलब Ha की अनंत तलता पर जो मोलर चालकता है वो Ha के द्वारा त्यागे गए आयन के मोलर चालकता का योगफल होती है। जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंफिनिटी m और ये हो जाएगा आपका H प्लस आयन। मतलब मोलर चालकता अनंत तनुता पर किसकी, H प्लस आयन की, प्लस अनंत तनुता पर A माइनस आयन की मोलर चालकता का जो योगफल होगा वही इसका मोलर चालकता होगी। कौन सी मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो कोलराउस नियम है वो किस कंडीशन पर वैलिड है, अनंत तनुता पर वैलिड है। मतलब परिभाषा में आप ये बात जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता पर ही ये जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है एक प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा। इसको कहते हैं हम कोलराउस नियम। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक पॉइंट और आपको हम बता दें थोड़ा सा, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें। मान लो कि हमारे पास में CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड। इसको हमने आयनित कर दिया तो क्या बनाया इसने, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां पर जो वैद्युत अपघट्य है वो चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, दोनों के लिए कोलराउस नियम जो है मान्य है। मान्य क्यों है, क्योंकि इसने कह दिया अनंत तनुता पर। तो अनंत तनुता पर क्या होता है, जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और जो आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है ये दोनों एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। इसलिए कोलराउस नियम दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए मान्य है, चाहे जो वैद्युत अपघट्य है वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। तो इसको हमने आयनित कर दिया है, वैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो यहां पर अनंत तनुता ले लेंगे हम, किसके लिए, CaCl2 के लिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी लैम्डा m Ca2 प्लस आयन प्लस, अब यहां पर हो जाएगा, अभी यहां पर एक कमी है, हमें क्या करना है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, 2 से गुणा करना है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये स्टोइकियोमेट्री जो है, स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक। तो संतुलित करने पर जो आप संख्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो इसका गुणा हम यहां कर देंगे जब मोलर चालकता लिखेंगे। लेकिन जब हम जो है तुल्यांक चालकता लिखेंगे, तुल्यांक का मतलब केवल, जैसे इसी के लिए तुल्यांक चालकता, ये मोलर चालकता, मोलर चालकता। अब अगर हम तुल्यांक चालकता की बात करें, तुल्यांक चालकता, तो तुल्यांक चालकता को हम इससे दिखाते हैं लैम्डा इंफिनिटी E। यहां E का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्यांक, बात समझ गए आप। तो A लिख दिया और यहां पर ले देंगे CaCl2, ठीक है ना, बराबर Ca2 प्लस आयन प्लस E, यहां पर Cl माइनस आयन। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। जैसे जब हम मोलर चालकता निकालते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम
आयन के जो आयन की मोलर चालकता होगी उसके पहले गुणा कर देंगे। 2 होगा 2 से गुणा कर देंगे, 3 होगा 3 से गुणा कर देंगे। जितनी संख्याएं यहां पर होंगी उसी संख्या से मोलर चालकता में गुणा कर देंगे। लेकिन अगर हम ये वाली चालकता निकाल रहे हैं तो इस वाली चालकता में हम यहां किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का से जो है गुणा नहीं करते, किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से गुणा नहीं करते, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब सवाल आता है क्यों नहीं करते? जवाब उसका ये है क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मतलब तुल्यांक नियम जो है ये कहता है कि एक से एक ही एक बनते हैं। जैसे एक आप इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे, सॉरी इसको हिंदी में बोलना चाहिए था हमें। जैसे आप मान लो यहां पर एक वैद्युत अपघट्य ले लोगे तो वैद्युत अपघट्य जो है यहां पे अगर 1 मोल लोगे आप तो उससे एक ही एक मोल बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मोलर चालकता निकालनी है तो आप कहोगे आपने इसका 1 मोल लिया, मतलब आप जितना यहां लोगे उतने बनेंगे। आपने इसका 1 मोल यहां लिया तो 1 मोल से 1 मोल Ca2 प्लस आयन बन रहा है और 2 मोल Cl माइनस आयन बन रहा है। तो यहां हम 2 से गुणा करते हैं, लेकिन यहां जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि यहां आपको गुणा नहीं करना है। 1 लोगे तो उससे एक ही एक बनेगा, ये यहां काउंट नहीं होता। कहने का मतलब ये फर्क आप यहां समझिएगा। फर्क समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया था। ओके, एक पॉइंट इसमें और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। एक तो आता है वियोजन की मात्रा, दूसरा आता है मोलर चालकता किसी सांद्रता पर, और तीसरा आता है मोलर चालकता इनफाइनाइट यानी अनंत पर। तो यहां पर हम लिखेंगे मोलर चालकता किसी सांद्रता पर, मोलर चालकता अनंत तंता पर, तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो यहां पर हम सिर्फ एक सूत्र लिखेंगे और कुछ नहीं, उसका कोई डेरिवेशन नहीं कराना है, ना आपको करना है। सूत्र होगा उस पर आपको सवाल करना होगा, ठीक है। तो यहां होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तंता पर मोलर चालकता। इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं मतलब या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा सी बटे मतलब लैम्डा सी एम, यहां 0 लिख दीजिए एम, क्योंकि 0 का मतलब भी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सीमांत मोलर चालकता, और ये सीमांत मोलर चालकता नहीं है। तो ये इसमें संबंध होता है, इस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं और इस पर आपको सवाल करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। पढ़िए समझिए, यदि ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका आंसर आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।